दिल्ली के पीतमपुरा में बड़े भाई की शादी को 1 महीना बीत चुका था। भाभी को लेने के लिए मुझे ही भेजा गया। अम्मा ने कहा अपने रिवाज में देवर ही भाभी को उसके मायके से ससुराल लेकर आता है। पहले तो मैं आनाकानी करने लगा। ये कैसा रिवाज है, बड़े भैया को जाना चाहिए और आप लोग मुझे भेज रहे हैं। तब अम्मा ने बताया अभी नई नई रिश्तेदारी हुई है, इसलिए दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने नहीं जा सकता। जब रिश्तेदारी पुरानी हो जाती है तब तो सारी ज़िंदगी तेरे बड़े भैया को ही जाना है अपनी ससुराल। बड़ी बहन मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं घर में सबसे छोटा था। बहन को देखकर मैंने अम्मा से कहा, मैं दीदी को भी साथ ले चलता हूँ, मेरा भी वहाँ समय कट जाएगा। पहली बार भाभी को लेने के लिए हमारा पूरा परिवार गया था, तब और बात थी। मैं अकेला नहीं चलूँगा, दीदी साथ चलेगी मेरे। अम्मा ने इजाज़त दे दी। ठीक है, तू अपनी बड़ी दीदी को साथ ले जा। अब तो खुश है? अम्मा की बात सुनकर मेरे चेहरे पर प्रशंसा आ गई। अम्मा ने कुछ किराए के पैसे मेरी मुट्ठी में थमा दिए। हम दोनों भाई बहन जमुना पार से 971 अवंतिका नंबर की बस पकड़कर पीतमपुरा के बस स्टैंड पर उतर गए। भाभी जी के घर पहुँचे तो सब लोगों ने हमें घेर लिया। खूब खातिरदारी हुई। भाभी ने भी पूरे मोहल्ले को बताया, देखो मेरा देवर आया है, और साथ में मेरी छोटी ननद भी। भाभी जी ने एक शख्स से हमारा परिचय करवाया। उसकी उम्र लगभग 34 वर्ष थी। वह दूर गांव के भाभी जी के मामा जी लगते थे। 13 साल से भाभी जी के घर पर ही रह रहे थे। पढ़े लिखे थे और एक प्राइवेट जॉब करते थे। 13 साल पहले जब वह दिल्ली आए थे तब एक बिल्डर के पास काम कर रहे थे। उस बिल्डर के पास बहुत से मकान थे। उन्हें मकान की देखभाल के लिए वो 24 घंटे बिल्डर के दिए हुए मकान में ही रहते थे। महीने 2 महीने में एक आध चक्कर भाभी जी के घर पर लगा देते थे, लेकिन शादी के लिए कोई लड़की ना मिल सकी, इसलिए अभी तक कुंवारे थे। काफ़ी लंबी बातचीत चली, फिर हम भाभी जी को लेकर घर लौट आए। 1 साल बाद अम्मा ने मेरी बड़ी बहन की शादी भी कर दी। शादी के 1 महीने बाद अम्मा ने मुझसे कहा, बेटा जल्दी तैयार हो जा, तेरी बड़ी दीदी का फ़ोन आया था, उसने तेरे लिए एक नौकरी ढूंढी है। अब मैं बड़ा हो चुका था, 2 पैसे कमाकर पिता का हाथ बटाना चाहता था, इसलिए बड़ी दीदी के घर चल पड़ा। अम्मा ने यह भी बताया, जब तू नौकरी करेगा तो तेरे लिए भी शादी के लिए रिश्ते आने लगेंगे और हम तेरी भी शादी कर देंगे। अगले ही दिन 2 जोड़ी कपड़े लेकर मैं बड़ी दीदी के घर पहुंच गया। बहन ने खिलाने पिलाने में कोई कसर न छोड़ी। मैं भी सोचने लगा, जब बहन कुंवारी थी तब मेरी बहन मुझे हमेशा डांटती थी, गुस्सा करती थी, मेरे लिए जली रोटियां बनाती थी। लेकिन आज देसी घी लगी रोटियां दे रही है, रोटियां भी एकदम गोल गोल हैं। तभी अचानक लाइट चली गई। बहन बटुए से पैसे निकाल कर जाने लगी तो मैंने पूछा, दीदी कहाँ जा रही हो? तो बहन बताने लगी, मैं मोमबत्ती लेने जा रही हूँ, यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। तब मैंने बहन से कहा, जब तुम कुंवारी थी तब मुझ पर हुक्म चलाती थी, जा भाई ये सामान लेकर आ, आज हुक्म क्यों नहीं चला रही हो? तब बहन हंसते हुए बोली, वो तो बचपन की बातें थीं, बचपन में तो अक्सर भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तब मैंने बहन से पैसे लेते हुए कहा, मैं लेकर आता हूँ मोमबत्ती। बहन को पता था भाई ज़िद्दी है, मोमबत्ती लेकर ही आएगा। तब बहन बताने लगी, घर से बाहर निकलते ही सामने जो किराने की दुकान है वहाँ से मोमबत्ती ना लेना, उस दुकान में एक बूढ़ी आंटी बैठी रहती हैं, उनसे हमारा झगड़ा चल रहा है। दुकान का सारा कूड़ा करकट हमारे घर के आगे ही फेंक देती हैं और सफाई भी नहीं करती। मेरी कई बार उससे तू मैं हो चुकी है, लेकिन एक नंबर की ढीठ है, एक कान से सुनती हैं और दूसरे कान से निकाल देती हैं। उसकी बहू अंजलि फिर भी ठीक है, झगड़ा ना हो इसलिए हमारे आंगन के बाहर तक की सफाई कर देती है। अंजलि की 2 लड़कियां हैं, तीसरी क्लास में पढ़ने जाती हैं, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती हैं। लेकिन अंजलि विधवा है। इतना कहकर वह बहन बताते बताते रुक गई। तब मैंने अपनी बहन से पूछा, अंजलि कैसे विधवा हो गई? अभी तो उसकी लड़कियां छोटी हैं। तब बहन ने बताया, अंजलि के पति एक राजमिस्त्री थे। जब मैं शादी होकर आई थी तब मैंने अंजलि के पति को देखा था, एकदम सुंदर था, सीधा साधा था। दूसरे दिन खबर आई, तीसरी मंजिल से उसके सर पर एक ईंट आकर गिर पड़ी। सर फटने की वजह से बहुत खून बह गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन नाकामयाब रहे। मकान मालिक ने कोई मुआवजा नहीं दिया। मकान मालिक का कहना था, बरसात की वजह से हमने काम रोक दिया था, सब मज़दूरों को घर जाने का आदेश दे दिया था। सभी मज़दूर अपने अपने घर जा चुके थे।
अंजलि का पति भी घर जा चुका था, लेकिन शाम को अंजलि का पति ना जाने उस बनती अधूरी बिल्डिंग के नीचे क्या करने आया। तेज हवा के कारण ऊपर छत की दीवार से एक ईंट तेजी से नीचे गिरी। ईंट सर पर लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मैं 1 महीने से देख रही हूँ अंजलि पर दिन जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। सारा दिन घर पर काम करती है, कपड़े धोना, खाना बनाना, उसके चेहरे की हंसी एकदम गायब हो गई है। और उसका जेठ सांड जैसा उसे हमेशा घूरता ही रहता है। अंजलि के माता पिता भी बहुत गरीब हैं। अंजलि एक छोटे से गांव की रहने वाली है। वो अपने माँ बाप के घर जाकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर अपने जेठ जेठानी और सास ससुर के सितम सहती है। अब अंजलि बेचारी कहाँ जाए, पढ़ी लिखी भी नहीं है। गांव में आज भी लड़कियों को कहाँ पढ़ाया जाता है। जो माता पिता जागरूक हैं वही माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेज रहे हैं, बाकी तो अपनी बेटियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। बेचारी अंजलि अनपढ़ रह गई। एक जवान शादीशुदा स्त्री का जब पति नहीं होता, दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते हैं। बातें करते करते कब लाइट आ गई पता ही ना चला। तब मैंने बहन को बताया, जब हम भाभी जी को लेने भाभी के मायके पहुँचे थे, तब वहाँ पर अपनी मुलाकात भाभी जी के मामा जी से हुई थी। उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या मामा जी की शादी आपकी पड़ोसन अंजलि के साथ हो सकती है? मामा जी का भी घर बस जाएगा और अंजलि को भी पति मिल जाएगा, और अंजलि के बच्चों को एक पिता। तब बहन कहने लगी, धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम एक बार अंजलि से अकेले में बात करके देखो, उसके मन में क्या है, शायद वो कुछ तो जवाब देगी। मैंने मुट्ठी में रखे पैसे टेबल पर रखते हुए कहा। तब बहन ने बताया, सुबह वह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, वहीं मुलाकात हो सकती है। हमने अगले दिन का इंतज़ार किया और सुबह होते ही रास्ते में अंजलि को रोक लिया। अंजलि ने बहन को देखते ही कहा, दीदी क्या बात है, रास्ते में मुझे क्यों रोका? अब तो आपका आंगन साफ रहता है, मैं सफाई भी कर देती हूँ। मैं बहन के साथ ही खड़ा था। तब बहन बताने लगी, सफाई को छोड़ो, देखो अंजलि, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। जीवन बहुत लंबा है। तुम्हारा जेठ शराबी है, घर में किराने की दुकान है, इसलिए वह काम धाम तो करता नहीं, अपनी बूढ़ी माँ को दुकान पर बिठाए रहता है। बेटे के नाम पर धब्बा है, बुढ़िया भी कुछ कम नहीं है, किराने की दुकान में नकली सामान ज़्यादा बेचती है। छोटा बेटा मर गया मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तुम्हारी लड़कियां प्राइवेट स्कूल में जाती थीं, अब सरकारी में नाम लिखवा दिया है। पहले लड़कियों के लिए बैन लगी हुई थी, अब तुम्हें खुद पैदल ही लड़कियों को स्कूल से लाना ले जाना होता है। मुझे तो लगता है तुम्हें घर पर खाना भी ठीक से नहीं मिलता होगा। इतना सुनते ही अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, एक दिन मैंने पेट भर के खाना खाने के लिए थाली में 4 रोटी रख ली, तो सासू माँ ने मुझे कोसते हुए कहा, बड़ी बेशर्म बहू है, मेरे बेटे को मरे हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए और तू ठूस ठूस कर खाना खा रही है। और मेरे आगे से थाली छीन कर रसोई घर में रख दी। उस दिन मैं भूखी ही बिस्तर पर अकेली अपनी लड़कियों के साथ लेटी रही, लेकिन किसी ने भी एक रोटी के लिए नहीं पूछा। अंजलि की दुख भरी कहानी सुनकर एक बार तो मेरा भी कलेजा कांप उठा। बहन ने अंजलि को सब समझा दिया। अभी तुम घर जाओ, तुम्हें इस घर से निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। पूरे मोहल्ले के सामने सम्मान के साथ तुम्हारा दूसरा विवाह होगा, और मैं देखती हूँ कौन तुम्हारे दूसरे विवाह के बीच में आता है। अंजलि अपने घर जा चुकी थी। हम दोनों भाई बहन वापस घर लौट आए। मैंने बहन को सब समझा दिया कि जीजा जी को बिल्कुल भी इस बात का पता ना चले। जीजा जी कमज़ोर दिल के हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। अंजलि की दूसरी शादी तो हम करवा कर ही रहेंगे। उसी दिन हम भाई बहन भाभी जी के मायके पीतमपुरा पहुंच गए। फ़ोन करके तुरंत भाभी जी ने मामा जी को भी बुलवा लिया और उन्हें बताया, अब तुम्हें कुंवारा रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हमने लड़की देख ली है, विधवा है, उसकी 2 लड़कियां हैं। अंजलि की फ़ोटो भी हम साथ में लाए थे। शायद मामा जी भी समझ चुके थे कि उनकी उम्र निकल चुकी है, अब कुंवारी लड़की मिलना संभव नहीं है, इसलिए वह चुप होकर हमारी बातें सुनते रहे। अंजलि के गांव का हमने एड्रेस ले लिया था। वहां अंजलि के माता पिता रहते थे। उसी दिन मामा जी को लेकर हम दोनों भाई बहन ट्रेन में बैठकर अंजलि के गांव पहुंच गए। पगडंडी से चलते हुए हम एक कच्ची बस्ती में पहुंचे। बहुत से मज़दूर किसान खेती बाड़ी करने में लगे हुए थे।
हम अंजलि का घर वहाँ के किसानों से पूछ रहे थे। अंजलि के माता पिता को किसी ने बताया शहर से कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। कुछ देर बाद हमें अंजलि के घर का पता मिल गया। हमने अंजलि के माता पिता को पूरी बात समझा दी। अंजलि की शादी जिस लड़के से होगी वह आपके सामने मौजूद है। आप एक बार देख लीजिए। उम्र 34 वर्ष है। अभी तक शादी नहीं हुई है। दिल्ली में एक बिल्डर के पास काम करता है। बिल्डर ने रहने के लिए एक मकान दिया हुआ है। अंजलि भी उसी में रहेगी। कमरे का किराया भी नहीं देना पड़ेगा। अंजलि की दोनों बेटियों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी इनकी ही होगी और शादी से पहले अंजलि की दोनों बेटियों के नाम 40-40 हज़ार रुपये बैंक में जमा करवा दिए हैं। ये रही बैंक की रसीद। फेरे मंदिर में होंगे। कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंजलि के माता पिता को जब पूरी तरह तसल्ली हो गई तब अंजलि के माता पिता ने अपनी बेटी अंजलि को गांव बुला लिया। अंजलि अपनी दोनों बेटियों को लेकर गांव आ चुकी थी। गांव के ही एक पुजारी ने मंदिर में अंजलि और मामा जी के 7 फेरे देकर विवाह संपन्न किया। मामा जी अंजलि के माता पिता के पैर छूने के बाद अंजलि और अंजलि की दोनों बेटियों को वहीं से अपने दिल्ली के बिल्डर वाले मकान पर ले गए। हम भाई बहन वापस लौट कर आए। दिन भर में हमने सारा काम निपटा दिया था। शाम को जीजा जी घर लौटे। उन्हें इस बात की कोई भनक नहीं लगी थी। जीजा जी ने रात का खाना खाकर बाहर टहलने के लिए गए। कुछ देर बाद लौटे और हम दोनों भाई बहनों को बताने लगे, सामने जो अंजलि रहती थी आज सुबह अपने गांव गई थी। गांव से खबर आई है उसकी शादी हो चुकी है। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। उसकी शादी किसके साथ हुई और शादी होकर कहाँ गई ये बात किसी को मालूम नहीं। अंजलि के सास ससुर बड़े चिंतित हैं और उसके जेठ जेठानी भी परेशान हैं। अब उनके घर का काम कौन करेगा। बहन मन ही मन खुश थी। आखिर मैंने पड़ोसन से बदला ले लिया। मेरे घर के आगे कूड़ा फेंकती थी और मैं इसलिए खुश था। 2 लोगों के आपस के सहयोग से उनका परिवार बस गया। आया तो था मैं बहन के घर नौकरी के लिए, लेकिन मुझे ये काम ज़्यादा ज़रूरी लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको कहानी में थोड़ी सी भी अच्छाई नज़र आई हो तो हमारी कहानी को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।